सो वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा बिजनेस का मतलब तो तुम्हें पता है, बीइंग बिजी इज बिजनेस। एनवायरनमेंट मींस जो आसपास की चीज़ें तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। अब मान लो कोविड-19 में अगर ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट ना करते तो क्या एजुकेशन मिल पाती बच्चों को? नहीं। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी ने अफेक्ट किया आपके बिजनेस को। किसने अफेक्ट किया? टेक्नोलॉजी ने। जैसे कि दिवाली पे पिछली बार और उससे पिछली बार भी बहुत हैवी फाइन्स लगे जिन लोगों ने बॉम्ब चलाए, ठीक है? क्यों? कौन सा एनवायरनमेंट है वो? सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी के हित के लिए किया गया। तो अगर आपकी कंपनी ऐसे बम बना दे या ऐसी आतिशबाजी बना दे जिसमें पॉल्यूशन ना हो, तो उसकी मार्केट में क्या होगी? ग्रोथ होगी, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो ये भी कौन सा एनवायरनमेंट हुआ? सोशल एनवायरनमेंट। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखोगे, आपका ध्यान नहीं रखेंगे। फाइन, समझ में आया? तो बिजनेस एनवायरनमेंट का पहले तो मीनिंग पढ़ो, क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू forces, factors, individuals and institutions which are outside the control of business enterprise but these may affect its performance। ये हमारे बिजनेस के अंदर नहीं है, ये बिजनेस के बाहर है, बट ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ अभी, बहुत प्यारी सी स्टोरी। तो इस स्टोरी में क्या है? मैगी सबने सुनी है? क्या मैगी की कंप्लेंट सच में जेन्युइन थी? क्या उसमें लेड था? किसको पता है इसकी ओरिजिनल स्टोरी? बताओ। सर जहाँ से मैगी बन के आती है ना, उन्होंने ज़्यादा चार्जेस, जैसे 10 रुपीज़ की मैगी होती है, उन्हें 12 रुपीज़ चाहिए थे, तो फिर इंडिया वालों ने मना कर दिया था। तो फिर इंडिया वालों की डिमांड थी, जो पीपल्स थे उनकी डिमांड थी कि हाँ मैगी चाहिए, पर उन्होंने इसमें बता दिया कि इसमें केमिकल वगैरह है। बैठ, गलत है ये स्टोरी। मैगी प्रोडक्शन जलंधर में हो रही थी। कहाँ पे? तो उन्होंने नई ब्रांच खोली। तो उस टाइम पे जो हमारे पंजाब के सीएम थे, आई नॉट नेम दैट, तो उन्होंने ये डिमांड किया कि 5 रुपीज़ पर पैकेट मेरी जेब में आनी चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट, हाँ, जो मैगी के प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने नेस्ले कंपनी का ब्रांड, तो उन्होंने ये चीज़ क्या कर दी? मना कर दी। तो ये पॉलिटिकल स्टंट खेला गया। कुछ पैकेट्स ओपन करवाए, उसमें लेड और केमिकल्स डालें, उनको दोबारा सील किया गया, और बच्चों की तबीयत खाने के बाद क्या हो गई? खराब। एडमिट हो गए लोग। तो अल्टीमेटली नाम किस पे आ गया? उनके ब्रांड के ऊपर। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट था? इज इट गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स? दिस वाज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये आपके बिजनेस को भी बहुत अफेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारी फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आर से जेड कर देता हूँ। लॉट ऑफ कपल्स यूज्ड टू स्टैंड नीचे, चाहे वो ट्यूशन के भी नहीं है सपोज, लेकिन आम जनता उसको क्या सोचेगी? और कंप्लेंट्स मेरे पास ऐसे लोगों की भी आती हैं जो मेरे पास पढ़ते ही नहीं। तो यहाँ पे रेपुटेशन तो मेरी अफेक्ट हो रही है ना बाहर। ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, चलो एनवायरनमेंट स्कैनिंग पहला टॉपिक, इसका नीचे की डेफिनेशन में गिवन है। स्कैन करने का मतलब सबको पता है ना? जब तुम मॉल जाते हो, एंटर करते हो, तुम्हारी पहले स्कैनिंग होती है पूरी हेड टू टो। मूवी देखने गए हो तो मशीन से स्कैन करते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, ईटेबल्स तो नहीं है, या कोई बम लेके या गन लेके तो नहीं अंदर जा रहे हो। स्कैनिंग का मतलब प्रॉपर चेक करना। यहाँ पे स्कैनिंग का मतलब है SWOT, SWOT। S for very good, W for weakness, O for opportunity and T for threat। ये वर्ड जरूर लिख के आना। स्ट्रेंथ मतलब आपकी पावर्स, आपकी कितनी पावर है, ठीक है? वीकनेस मतलब आपकी कमजोरी जो हमें किसी को भी बतानी नहीं चाहिए, लोग उसका क्या उठाते हैं? फायदा। अपॉर्चुनिटीज मतलब जो चैलेंज आपके सामने। थ्रेट मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स। तो जब तक आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको उससे पहले SWOT एनालिसिस करना है, ताकि आपको ये पता लगे कि आने वाले टाइम में आप कहाँ पे स्टैंड करोगे। बिना SWOT एनालिसिस के
आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारी कंट्री में जब नैनो आई थी, ठीक है, तो वो बहुत कम रेट पे आ रही थी, 1 लाख और 1,25,000 के बीच में उसकी रेंज थी। लेकिन उनको पता था कि हमारी कंट्री में एक और गाड़ी आने वाली है बाहर की, बट उसको हमारी गवर्नमेंट ने आने नहीं दिया। तो अगर वो नैनो का प्रोजेक्ट पूरा लगा देते, बड़ा करोड़ों अरबों रुपए उस पर लगा देते और प्रोडक्शन हैवी कर देते, और वो बाहर वाली कंट्री की गाड़ी भी इंडिया में आ जाती, तो नैनो कोई खरीदता? इम्पोर्टेड कार ही खरीदते लोग, उससे भी सस्ती थी, 75,000 इंडियन करेंसी में थी। तो जब ये रिसर्च हुई, जब उसको पता लगा कि ऐसा हो रहा है कुछ, तो उसने नैनो की प्रोडक्शन ही नहीं करी। उसने ये गाड़ियाँ तीन गाड़ियाँ बनाई और टीवी पे लॉन्च करी। ये क्या था? एनवायरनमेंट स्कैनिंग। उसको ये बात अंदर की पता लगी, स्कैनिंग से पता लगी, रिसर्च से पता लगी। अब सोचो अगर नैनो की प्रोडक्शन धड़ाधड़ हो रही है और वहाँ पे कोई और गाड़ी मोर्चा मार गई, तो नैनो का सारा प्रोजेक्ट क्या हो जाता? फेल। तो उसने स्कैन किया अपने आसपास की चीज़ों को, तब उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया। ठीक है, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? चलो, होमवर्क नंबर 1, फीचर्स खुद पढ़ने हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। इंपॉर्टेंस पे आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट इज इट enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage. आज सबके फोन में एक ऐप होएगी कॉमन, व्हाट्सएप होएगी। तुमने जितनी चैटिंग ऐप्स ले ली होंगी प्ले स्टोर से या जो भी एप्पल के फ़ोन से, क्या बोलते हैं उसको जहाँ से वो डाउनलोड करते हो, ऐप स्टोर से, व्हाट्सएप जैसी ऐप मिली है तुम्हें कहीं? सबसे कॉमन, हर एक के फ़ोन में क्या है? व्हाट्सएप। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब अपनी ऐसी चीज़ बनाओ जो बहुत ही कॉमन हो जाए और सबके पास हो, लत लग जाए लोगों को उसकी। देखो इसमें ये एग्जांपल होगा व्हाट्सएप का, मैं एग्जांपल पढ़ रहा हूँ, मारुति का दिया इन्होंने। मारुति was the first company to recognize the need of small cars in the environment of rising petrol prices and large middle class population in India. So they became the leader in the small car market. Same way, WhatsApp was the first application in the mobile chat. Afterwards, many other applications came, but still WhatsApp is the number 1 in mobile chat. तो मारुति का एग्जांपल उन्होंने क्या दिया कि सबसे पहले जो छोटी गाड़ी बनाई थी वो किसने बनाई थी? मारुति ने। आज भी मारुति की सेल बाकी ब्रांड्स के कंपैरेटिवली अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हें ज़्यादा ही मिलेगी, क्योंकि वो एक ब्रांड जो है उस पर ट्रस्ट बन गया है लोगों का। समझ में आ रहा है? सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है? It helps the firm to identify the threats and early warning signals. Early warning signal का मतलब समझो, अगर तुम अपने environment को स्कैन नहीं करोगे ना, तुम्हें वार्निंग्स ही नहीं पता लगेंगी। जैसे कि जियो वाले को इंटरनली पता लग गया था कि हमारी कंट्री में 500 और 1000 के नोट खत्म होने वाले हैं, डिमोनेटाइज हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो जो ब्लैक मनी उनके पास इकट्ठी हो रखी थी, उन्होंने सबके टावर्स बना दिए, जियो के स्टोर्स खोल दिए, सारा पैसा मार्केट में वो क्या कर दिया? खर्च कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, खर्च कर दिया, मतलब अपनी ब्लैक मनी सारी खत्म कर दी। ठीक है, अब एकदम से डिमोनेटाइजेशन हुई तो उनके पास तो पैसे ही नहीं निकले, क्योंकि वो ऑलरेडी खर्च करके सेफ साइड हो चुके थे। अब क्या हुआ, क्या स्कीम चली? इकोनॉमी डाउन हो गई थी डिमोनेटाइजेशन के बाद, याद है? लोगों के घर में डेथ्स हुई, मैरिजेस हुई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि पैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कोई। याद है ऐसे ही? तो उस टाइम पे जियो ने अपने सिम्स को क्या कर दिया? फ्री। फर्स्ट मूवर एडवांटेज की तरह उसने तुम्हें लत लगाई जियो की। ठीक है, कुछ टाइम बाद जब इकोनॉमी का जीडीपी फिर से ऊपर हुआ, जियो क्या हो गया? पेड। जो 500,000 बन के गया था वो अब असली नोट्स में वापस आ रहा है। जो 2000 के नोट्स न्यू करेंसी आई थी, 500 के नोट्स न्यू करेंसी आई थी। ये जो एक आइडिया था बिजनेसमैन का, हम इसको बिजनेसमैन ना ही बोले, एंटरप्रेन्योर बोले, क्योंकि ये आइडियाज़ नॉर्मली बिजनेसमैन सोचते भी नहीं है। ऐसी स्कीम्स कौन सोचते हैं? जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एनवायरनमेंट को क्या कर रखा है? अच्छे से स्कैन, तब वो ये चीज़ें अप्लाई कर पाते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? हेल्पफुल इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, मतलब
आप अपने रिसोर्सेज को इस तरह से टैप करो, इस तरह से लो कि आपको कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। अगर रॉ मटेरियल मुझे मान लो ऐश से सस्ता मिल रहा है और स्नेहप्री थोड़ा सा महंगा दे रही है और मुझे क्वालिटी ऐश की गुड्स की ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो कॉमन सेंस बीइंग अ बिजनेस पर्सन मैं किससे सामान लूँगा? ऐश से, क्योंकि मेरे को जो रिसोर्सेज हैं उसमें अपना पैसा बचाना है। अगर मैं अपनी कॉस्ट को कम कर पाऊँगा तभी मैं अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाऊँगा। क्लियर हो गया पॉइंट? इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं कवर हो रहा, वो मशीन्स की बात कर रहा है, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, सब की बात कर रहा है। फाइन, अंडरलाइन दीज कीवर्ड्स। फोर्थ, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। ग्लोबल कंपटीशन के अकॉर्डिंगली अगर तुम अपने आप को ग्रो नहीं करोगे, अगर तुम अपने आप को चेंज नहीं करोगे, तो तुम आउटडेटेड रह गए। आउटडेटेड का मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, तुम लेटेस्ट चीज़ें लेके ही नहीं आ रहे। तो तुम अगर लेटेस्ट चीज़ें लेके ही नहीं आ रहे तो लोग तुम्हारे साथ ज़्यादा नहीं जुड़ेंगे। लोगों को भी चाहिए शोशा होना चाहिए, होता है ना ऐसा कि हमारा स्टेटस बढ़े उस चीज़ से। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए? लेटेस्ट होनी चाहिए, ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटीज भी बढ़े और तुम्हारी गुडविल भी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, हेल्प्स इन असिस्टिंग द प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अगर आप स्कैनिंग अच्छी करोगे, अगर आपकी मार्केट फोर्सेस, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तुम्हारा साथ दे रही है, तब तुम ज़्यादा ग्रो करोगे। अगर इनमें से एक भी चीज़ तुम्हारे अगेंस्ट हो गई तो तुम्हारे जो बिजनेस करने का फ़ायदा है वो किस में बदल जाएगा? लॉस। समझ में आया? तो सारी फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए चलना है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। जब सब कुछ सही चलेगा तो डेफिनेटली आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी? इम्प्रूव। इस पे केस स्टडी आएगी सितंबर एग्जाम में इन 6 पॉइंट्स में से। डायमेंशंस। डायमेंशन नंबर 1, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। हाँ जी, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का मतलब है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स सबने पढ़ी है, अभी आज हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 5-6 में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बैंकिंग पढ़ा, रेपो रेट पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, कल पढ़ाया था मैंने जीडीपी, इन्वेस्टमेंट। ये सारे फैक्टर्स हैं आपके बिजनेस को जो इफेक्ट करते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे अपना बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो वो तुम्हारे गुड्स की डिमांड करेंगे ही नहीं। तो ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है जो तुम्हें अफेक्ट करेगा। तो अपनी लोकेशन ऑफ द बिजनेस ऐसी ढूंढो जहाँ पे इकोनॉमी तुम्हारा साथ दे तुम्हारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में। ठीक है, पढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट। नंबर 2, इन्फ्लेशन। नंबर 3, डिस्पोजेबल इनकम। नंबर 4, स्टॉक मार्केट इंडिसेस। नंबर 5, वैल्यू ऑफ रुपी। रुपी में आ गया एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। स्टॉक मार्केट में आ जाएगा वही, अगर ट्रायंगल ऊपर जा रहा है तो मतलब स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस क्या हो गए? हाई। अगर उल्टा ट्रायंगल बना हुआ तो क्या हो गए? पता ही है साइंस। उसके बाद डिस्पोजेबल इनकम होती है, नेशनल इनकम। जो टैक्सेस देने के बाद पैसे बच जाते हैं आपके, सब कुछ देने के बाद जो पैसा आपका बच गया उसको जैसे मर्जी डिस्पोज ऑफ करो। डिस्पोज ऑफ, खाओ, सेव करो, खर्च करो, उड़ाओ, जलाओ, जो मर्जी करो, वो आपकी मर्जी है। इसीलिए इसका वर्ड क्या नाम दे दिया? डिस्पोजेबल इनकम। ये सारी इकोनॉमिक्स है, तो ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। समझ में आया? नीचे एग्जाम्पल पढ़ो। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, लो long-term rate of interest are beneficial as a result in increasing the spending by consumers in buying homes and cars on borrowed money. अगर मान लो मार्केट में लोन्स इजीली मिल रहे हैं, कार लोन मिल रहा है, होम लोन मिल रहा है, तो इन चीज़ों के बिजनेस को फायदा ही मिलेगा ना। तो बिजनेस आपका कार्स का है, लेकिन आपको हेल्प कोई और कर रहा है ना। कौन सा एनवायरनमेंट हेल्प कर रहा है? इकोनॉमिकल, क्योंकि वो लोन दे रहा है उसके लिए। अगर वो लोन ही ना दे तो क्या लोगों के पास गाड़ियाँ आ जाएंगी इजीली? नहीं। लोग घर बना लेंगे इजीली? नहीं। तो दे आर सपोर्टिंग यू फॉर योर फ्लरिशमेंट। नेक्स्ट एनवायरनमेंट का नाम है सोशल एनवायरनमेंट। नंबर 2, जिस सोसाइटी में बेटा आप रहते हो वहां पे मेन 2 कीवर्ड्स हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। क्या है? कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, रीति रिवाज। तो आपको उस सोसाइटी के अकॉर्डिंगली ढलना पड़ेगा। आई वेंट टू राजस्थान एंड टू ट्रिप गया था +2 का, 2018 या 17 की बात। तो वहाँ पे हम लोग KFC गए। वहाँ पे KFC में नॉर्मल डिशेस नहीं थी, वहाँ के आसपास की डिशेस थी, राजस्थानी स्टफ था। नॉर्मली KFC में क्या मिलता है? यही सब मिलता है।
लेकिन वहाँ पे वो सब नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों की वो डिमांड्स नहीं है। तो उस कस्टम्स ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली केएफसी ने अपना मेन्यू कार्ड क्या कर दिया, चेंज। समझ में आया? क्योंकि अगर तुम वही चीजें बेचोगे और वहां के लोगों के कस्टम्स के अगेंस्ट है वो, तो वो तुमसे बाय नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट इसका ये होगा, पढ़ो, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। सेकंड पॉइंट, वैल्यूज। ये कीवर्ड्स है, मार्क कर लेना। वैल्यूज, इसमें आ जाएगा सोशल जस्टिस, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चॉइस इन द मार्केट। कस्टमर्स को आजकल आप ये नहीं बोल सकते हमारे गुड्स लो, जो उसको पसंद आएगा वो वही गुड लेगा, क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग पेन ऑफ द मार्केट। थर्ड, सोशल ट्रेंड्स। अब ट्रेंड कुछ और चल रहा है मार्केट में, तुम अपनी प्रोडक्शन करी जा रहे हो, वो बिकेगी? अल्टीमेटली सामान क्या होगा तुम्हारा? वेस्ट, डंप हो जाएगा। ठीक है? सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा, सोसाइटी के लिए आप क्या क्या करते हो, ये आपने +1 में भी पढ़ा होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टॉपिक में। पढ़ते हैं अगले पेज पे 143 में कुछ पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट है डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना। ठीक है? माइनॉरिटीज मतलब जो शेड्यूल्ड कास्ट या ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जॉब्स को रिजर्व करना। नंबर 2, इक्वल स्टेटस फॉर मेल एंड फीमेल्स। ये नहीं है कि फीमेल्स को कमज़ोर समझना और उनको कम वेजेस देना, और मेल्स को स्ट्रॉन्ग समझ के उनको ज़्यादा वेजेस देना। थर्ड, ऑटोमेटिक मशीन्स, लग्जरी आइटम्स मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बनाना। ये भी आपकी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, और इकोनॉमिक में भी आ सकता है, क्योंकि वो इकोनॉमी भी है, वो अफोर्ड कर पा रहे हैं मशीन्स। तो इकोनॉमी मीन्स पैसा। तरुण, आर यू इन माई क्लास? यस सर। तो जो थर्ड पॉइंट है वो दोनों में फिट होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी, सोशल में भी। फोर्थ, सोशल मूवमेंट्स टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ठीक है? फिफ्थ, हेल्थ एंड फिटनेस। सिक्स्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंस और प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स। अब तो वुमेन की आर्मी भी बन रही है, पता है? नेक्स्ट, एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड इनोवेशन, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ पीपल। ये सारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट जो कर रही हैं चीजें, वो कौन सा इन्वायरमेंट है? सोशल एनवायरमेंट। डिप्लास्ट स्टॉक मेंटेन करवाया डिप्लास्ट कंपनी ने, क्योंकि वो प्लास्टिक बनाती है। प्लास्टिक से बनाने से क्या होता है? पॉल्यूशन फैलता है। तो उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए उसने ऐसे 100 राउंड अबाउट्स बना दिए, उनके ऊपर अपनी टैंकी लगा दी पानी की, उनकी एडवर्टीजमेंट भी हो रही है और आप ग्रीनरी भी मेंटेन कर रहे हो। तो आपका गुडविल भी बन रहा है और आप पॉल्यूशन भी कर रहे हो। तो दोनों चीज़ों को क्या कर दिया उसने? बैलेंस। सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा? पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल कंडीशंस जो होती हैं उससे स्टेबिलिटी और पीस होना चाहिए कंट्री में। ढूंढो, ये वर्ड होगा स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। मिल गया पहला पॉइंट? है कि नहीं है? अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद इसमें फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, बड़ा अच्छा है पॉइंट। इफ देयर इज स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन, दिस ब्रिंग कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड लीड्स टू सक्सेस इन द बिजनेस। अब मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तुमने देखा होगा जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है हमारी कंट्री का, वो कौन सी कंट्रीज में जाता रहता है? बाहर जाता रहता है। क्यों? घूमने। वो क्या लेके आ रहा है हमारी कंट्री? इन्वेस्टर्स। क्या लेके आ रहा है? वो इसलिए कर रहा है ताकि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट इतनी जॉब्स नहीं दे सकती, हमें एमएनसीज को लाना ही पड़ेगा, हमें फॉरेन कोलैबोरेशंस करनी ही पड़ेगी। समझ में है? दोबारा पढ़ो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं। अगर आपकी पॉलिटिकल कंडीशन सही होगी तो इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो आपकी कंट्री में पैसा लगाने को इजीली रेडी हो जाएंगे। तो अंडरलाइन द कीवर्ड कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड लीड्स टू सक्सेस इन बिजनेस। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर आपकी कंट्री के लीडर्स ब्यूरोक्रेटिक हैं, अगर रेड टेपिज्म है, मतलब गवर्नमेंट गिर गई, गवर्नमेंट पे भरोसा लोगों को नहीं है, तो जितने बाहर की कंट्रीज हैं जो तुम्हारे साथ ट्रेड कर रही थी, वो अपनी कंट्री में 1 मिनट लगाएंगी वापस जाने में। तो उससे क्या होगा? हमारी कंट्री के जो लोग एम्प्लॉयड थे, जो हमारा जीडीपी हाई था, वो क्या हो जाएगा? तो दिस इज हाउ द पॉलिटिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर बिजनेस। अगर पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल नहीं है तो तुम्हारा बिजनेस फ्लरिश
नहीं कर सकते लॉन्ग रन। ठीक है, तो जो लोगों ने तुम्हारी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर रखे होंगे वो विड्रॉ कर लेंगे वहाँ से। इसके मेन वर्ड्स हैं ब्यूरोक्रेटिक एंड रेड टेपिज्म, अंडरलाइन होगा, ये ढूंढो, मिल गया। चलो नेक्स्ट, एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल का मतलब होता है बेटा लॉज। तुम लोग कोई भी मेडिसिन उठाओ, उसके ऊपर एमआरपी होती है, उस पे ये होता है कीप दिस बिलो अवे फ्रॉम बिलो द चिल्ड्रन ऑफ 5 years, कीप इट इन ड्राई प्लेस। ये लॉ बोलता है करने में। कौन बोलता है? दो एक्ट्स आए थे मेन इस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने के लिए। एक आया था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बोलो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। एक आया था फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ये दो वर्ड्स लिख के आने हैं, फेरा एंड फेमा। ठीक है, अब इन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए। जैसे तुम मैगी का पैकेट ही देख लो, उसमें डायरेक्शंस टू यूज लिखा होता है, इतने कप पानी डालो, 2 minutes उसको बॉईल करो, स्टिर करो और उतार लो। वो डायरेक्शंस जो दी गई हैं, क्यों दी गई हैं? ताकि लोगों को इजी हो जाए। कई बार मेडिसिन लोग ऐसे ही खा लेते हैं बिना डॉक्टर की परमिशन के, केमिस्ट से ही पूछ के खा लेते, दैट इज ऑल्सो बैड। तो ये फेमा में काउंट हो गया जो डायरेक्शंस है। ये किस लॉ ने बताए हैं? फेमा ने बताए हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तुमने देखा होगा, तुम रेड बुल पीते थे पहले, अभी भी कोई लोग पीते होंगे, तो उसमें मिथ बहुत चली थी इसके ऊपर कि उसमें ना बुल का स्पर्म है, वो वाकई में ही था। उसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई थी ना इंग्रेडिएंट्स की, वो बाहर वाली कंट्री की लैंग्वेज थी, इंडियंस को ये बात पता ही नहीं थी। अब जब इंडिया में ये प्रोडक्शन हुई इसकी, तब वो विदाउट स्पर्म हुई। समझ में आया? ये किस चीज ने ठीक करी? कौन से ऐप ने? फेमा। स्पीक आउट। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट है? सारा लीगल एनवायरनमेंट। तुम कोई नॉन-वेज चीज खाते हो, उस पे साइन क्या होता है? और वेजिटेरियन, अगर कोई एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उस पे ट्री बनाओ, कभी देखा है? यस सर। ये सारे लॉज हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है शीतल, नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल से ऊपर एक बार मैं दोबारा आओ सोशल पे, उसमें नीचे एक ना 3 पॉइंट्स दिए हैं बड़े अच्छे। द एडवर्टीजमेंट ऑन अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स इज प्रोहिबिटेड। तुम लोग सिनेमा देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो, तो उसमें हमें उसके अक्षय कुमार की ऐड आती होगी टबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर आती है। तो ये सोशल एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करता है और साथ में लीगल एनवायरनमेंट को। तुम लोग कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हो, उसमें कोई स्मोक कर रहा है, नीचे लिखा हुआ आता है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड वी डू नॉट प्रमोट एनीथिंग लाइक दैट। वो कौन सा एनवायरनमेंट है? लीगल एंड सोशल। ठीक है, ये याद रखना। चलो, कम टू द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी आजकल बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप घर बैठे बैठे टिकट्स बुक कर लेते हो, आप कुछ भी कर सकते हो टेक्नोलॉजी से, यस और नो? आप एनिमेशन से कोई भी सीरीज बना सकते हो, कोई भी फेक पिक्चर्स, वीडियोस, ये सब बना सकते हो। ये कौन सा एनवायरनमेंट है? टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी लेटेस्ट नहीं लाओगे तो आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं करेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल के एग्जांपल्स पढ़ते हैं। नंबर 1, companies are using CD-ROMs for advertisement, internet, etc. Number 2, online sale of grocery items like Amazon हो गया, Flipkart हो गया। ये घर बैठे बैठे आप शॉपिंग कर रहे हो ना, ये कौन से एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है? दो को, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल। पैसा आ गया ना उसमें, तो इकोनॉमिकल। नंबर 3, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, मूवी टिकट्स। नंबर 4, कस्टमर कैन कंपेयर द फेयर प्राइजेस। ट्रिवागो वाले होटल की ऐड याद है, जो वो उसमें एक बंदा बोलता है कि आप ट्रिवागो डाउनलोड करो, आपको वेरियस होटल्स का कंपैरिजन बता के बताया जाएगा आपके लिए बेस्ट प्राइस कौन सा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है। अगर आपने शेयर्स खरीदने हैं तो बहुत ऐप्स हैं उसके लिए, तो वो कंपैरिजन करो कौन सी ऐप पे वो कितने का मिल रहा है, तब आप बाय करो। तो ये कौन क्या चीज़ है? टेक्नोलॉजी। हमारे इंडिया में रोबोटिक्स आ जाएंगे 2032 तक। सारे काम कौन करेंगे? रोबोट्स। तो रोबोटिक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। वो कौन सी मूवी आई है लेटेस्ट? कलगी, किसने देख ली? उसमें सारा रोबोटिक्स ही दिखाया। ऐसा होगा सच में, रोबोटिक्स आएगा, इतना हाई लेवल आएगा, तो वो कौन सा एनवायरनमेंट है? टेक्नोलॉजी। ठीक है, बाकी के पॉइंट्स पढ़ लेना।
डीमोनेटाइजेशन हमने इकोनॉमिक्स में मैंने होमवर्क दिया हुआ है पढ़ने को, तो वहीं से हो गया वो टॉपिक, यहाँ से पढ़ने की जरूरत अलग से नहीं। With this, your chapter number 3, business environment, is complete.